नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल। आज की कक्षा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को समर्पित है। 11वीं कक्षा में एक पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उस पुस्तक के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आंतरिक संरचना का ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था। तो पिछला अध्याय जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित था, उस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद फिर उस पर स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, फिर वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसके बाद हमने देखा जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ, और फिर बाद में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी जैवमंडल का विकास कैसे हुआ। तो अब जब इतना कुछ हम लोगों ने उस अध्याय में दूसरे अध्याय में सीखा था, तो आज हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी की गहराई में उतर करके जो अंदर उसकी बनावट है, जो उसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो अब बच्चों, आप लोगों के दिमाग में जिज्ञासु मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या पृथ्वी हमारी क्रिकेट की गेंद की भांति अंदर से सख्त है, कठोर है, मजबूत है, या फिर खोखली गेंद की भांति खोखली है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। इसी प्रकार से और भी प्रश्न के सामने बैठते हैं तो कभी आप ज्वालामुखी के चित्र को देखते हैं, उसमें से निकलता हुआ लावा दिखाई देता है, और कभी जो है सुनामी के चित्र को देखते होंगे जहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची समुद्री तरंगें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं कि भूकंपीय हानियाँ हो रही हैं। तो ऐसे चीज़ें देखने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते होंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें किन शक्तियों के प्रभावाधीन होती हैं पृथ्वी पर। तो आज आप लोग यही सारी चीज़ें अपने कौतूहल भरे प्रश्नों के हल यहाँ पर इस जो है चैप्टर के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से उनके समाधान को देखेंगे, पाएंगे। तो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं हमारे इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, जिसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रथम जो है खंड देखेंगे। इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी की कौन कौन से स्रोत हैं। तो ऐसे साधनों को वैज्ञानिकों ने जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो स्रोतों में बांटा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि भूकंपीय गतिविधियों में देखेंगे कि भूकंपीय तरंगें क्या हैं, कौन कौन सी तरंगें हैं, तरंगों के संचरण की जो है प्रवृत्ति देखेंगे। और इसके अलावा भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर भूकंप के प्रकार का अध्ययन करेंगे और भूकंप मापन के तरीके कौन से हैं। और फिर इस अध्याय के जो है आखिरी जो है टॉपिक में हम लोग भूकंप के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं कि देखिए हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो हमारी, जैसे ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये ग्लोब जो है पृथ्वी का जो है मॉडल है, प्रतिदर्श है। तो इसकी त्रिज्या कैसे मानेंगे? यहाँ से मान लेते हैं अगर हम छिद्र करें, यहाँ से छिद्र करें तो जो इसके आधे क्षेत्र भाग तक जो भी हमारा जो है यंत्र पहुँचेगा, तो उसकी गहराई यानी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से तथ्य प्राप्त होते हैं, तो उन तथ्यों का अनुमान के आधार पे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रत्यक्ष प्रेक्षण हैं, खनन वगैरह, प्रत्यक्ष प्रेक्षण के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ पदार्थ जो है प्राप्त हुए हैं, उन पदार्थों के विश्लेषण से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम लोग जो है जानकारी के स्रोत को मुख्य रूप से यहाँ दो भागों में बांट करके इनका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत को हम जो है, ये सीमित स्रोत है, इसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभी तक जो है कुछ अनुमान ही लगाया जा सका है, कुछ प्रेक्षण करके, लेकिन अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। क्योंकि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, उसकी जगह पे अगर खनन किया गया है, प्रेक्षण में जो है खनन एक प्रमुख जो है टूल्स है। खनन के माध्यम से अभी तक साउथ अफ्रीका में एक स्थान है रॉबिन्सन गर्त, तो वहाँ पर वो कोल्ड माइंस है, उस खान में जो है विश्व की सबसे गहरी जो है खान है, वहाँ पर सिर्फ अभी तक 4 किलोमीटर की गहराई तक जो है खनन कार्य किया जा सका है। तो इससे ज़्यादा गहरा अभी खनन भी नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से एक और अप्रत्यक्ष स्रोत में है जो है समुद्री प्रवेधन किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, जैसे खनिज तेलों की प्राप्ति के लिए जो है प्रवेधन का काम किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है समुद्रों में। तो
उसके माध्यम से भी जो है कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो अभी तक जो है इस परियोजना के अंतर्गत, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी तक आर्कटिक महासागर में एक स्थान है कोला क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में सिर्फ 12 किलोमीटर तक की जो है ड्रिलिंग की गई है, प्रवेधन किया गया है, छेद किया गया है पृथ्वी में। तो इससे अधिक गहराई तक अभी तक हमारे पास जानकारी के कोई स्रोत नहीं है। इन प्रवेधन से, इन खनन से जो भी पदार्थ मिले हैं, उन पदार्थों के जो है विश्लेषण से बहुत सारे रोचक तथ्यों की जानकारी भी हुई है, तो इनको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है प्रत्यक्ष साधन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है अप्रत्यक्ष साधन, जो कि परोक्ष साधन या परोक्ष स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं, इसमें जो है जो प्रत्यक्ष साधन से पता चला, खनन के माध्यम से पता चला कि पृथ्वी के नीचे जब गहराई में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। भाई खनन मजदूर जो खनन कार्य करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह खनन कार्य में लगे होते हैं, तो वो जब खनन के जो है गर्त में उतरते हैं तो उनको महसूस होता है तापमान बढ़ता हुआ। तो इससे पता चलता है कि तापमान में वृद्धि होती है, गहराई में बढ़ने के साथ में तापमान में वृद्धि होती है। और इसकी पुष्टि किससे होती है? ज्वालामुखी उद्गार से होती है इसकी पुष्टि। ज्वालामुखी उद्गार से आपने देखा होगा गरम गरम लावा निकलता है बाहर, धरातल से मैग्मा, चैम्बर से मैग्मा आता है, फिर धरातल पे आकर के लावा के रूप में वो जम जाता है। और इसके अलावा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में देखा होगा गर्म जल के झरने निकलते हैं। तो गर्म जल के झरने, पृथ्वी के नीचे तापमान अधिक है तभी तो पानी वहाँ से गर्म निकलता है। तो इस तरीके से ये सारे कुछ ऐसे साधन हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर बढ़ते तापमान की पुष्टि करते हैं। और इसके अलावा दबाव में भी वृद्धि होती है। भाई जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे उतरते हैं तो ये तो पता चल चुका है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। इसका हम लोग अध्ययन जो है पिछले अध्याय के विभेदन वाली प्रक्रिया में हमने सीखा था कि विभेदन के माध्यम से पृथ्वी की परतों का पता जो है अनुमान लगाया गया है। तो जो है पृथ्वी कुछ परतों में बटी हुई है, तो जब हम गहराई में नीचे जाएंगे अंदर तो ऊपर वाली लेयर जो चट्टानी लेयर है वो दबाव डालेगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के नीचे अंदर जाने पर दबाव में भी वृद्धि होती है, तापमान में भी वृद्धि होती है और दबाव में भी वृद्धि होती है। और जब दबाव में वृद्धि होगी तो वहाँ के जो पदार्थ हैं उनका घनत्व भी धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ऊपर पदार्थ का घनत्व कम होगा और जब नीचे जाएंगे गहराई में तो उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अंदर गहराई में जाने पर जो है घनत्व भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें पता चली हैं कुछ जो है विश्लेषण के आधार पे, कुछ तथ्यों के विश्लेषण के आधार पे ये पता चलता है कि तापमान, दबाव और घनत्व तीनों में पृथ्वी के नीचे जब गहराई में उतरते हैं तो वृद्धि होती चली जाती है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत में एक और जो है साधन है जिसको जो उल्कापात कहते हैं। उल्कापात से प्राप्त चट्टानें हैं, उल्कापिंड से प्राप्त चट्टानें हैं, और जो है कॉमेट्स वगैरह ये सब पृथ्वी की तरफ जो है उल्कापिंड गिरते हैं, तो इनसे प्राप्त चट्टानों का जब अन्वेषण किया जाता है तो अन्वेषण करके ही पता चलता है कि वो चट्टानी पदार्थ जो है परतों में विभाजित हैं। और चूंकि हमारी पृथ्वी, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की भी जो है उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार के पदार्थों से ही हुई है। इसके अलावा एक और जो है साधन है गुरुत्वाकर्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी हमारी जो है जब गहराई में अंदर जाते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है और केंद्र पे जा करके 6370 किलोमीटर की गहराई पर अधिक घनत्व पाया जाता है। अब जब किसी जो है पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। तो लेकिन हमारी पृथ्वी की जो बनावट है, जिससे हमारी ये पृथ्वी है, तो ये तो ग्लोब तो एक तरीके से पूरी तरीके से सिर्फ गोला लगा दिया गया है, लेकिन हमारी पृथ्वी वास्तव में इस तरीके से गोलाकार नहीं है, एकदम गोला नहीं, स्फेरॉइड आकार में है, अंडाकार है। तो इसको अगर ऊपर से हम दबा दें, ऊपर और नीचे से दबा दें, यानी ध्रुव, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवों की तरफ से दोनों तरफ से चिपटी हुई है, दोनों तरफ से चिपटी हुई है। तो अब केंद्र से, जब यहाँ से केंद्र से हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो दूरी कुछ कम हो जाती है अपेक्षाकृत जो है भूमध्य रेखा की। ये बीचों बीच जो रेखा है पृथ्वी को बांटती है, जो रेखा बीचों बीच दो भागों में, तो उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस भूमध्य रेखा पे जो है उभार दिखाई देती है, बल्ज है। तो जब हम केंद्र से, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से जब भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो दूरी बढ़ जाती है और ध्रुवों की तरफ जाने पर दूरी कम रहती। तो इसीलिए ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण मिलता है, ध्रुवों की तरफ सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण मिलता है और भूमध्य रेखा की तरफ सबसे कम गुरुत्वाकर्षण मिलता है। यही कारण है, दूरी के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण में बदलाव दिखाई देता है पृथ्वी की जो है आंतरिक व्यवस्था में, इसका जो है मापन किया गया है। और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता भी पाई जाती है, अलग अलग अक्षांश बार जो है भिन्नता पाई जाती है।
जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता पाई जाती है। और इस गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को यहाँ पर एक शब्द दिया गया है इसके लिए, गुरुत्व विसंगति। गुरुत्व विसंगति क्या है? गुरुत्वाकर्षण में उत्पन्न भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अप्रत्यक्ष साधन हुए। और एक अप्रत्यक्ष साधन की ओर बात करें तो चुंबकीय सर्वेक्षण जो है किया जाता है, भूमि मापन के दौरान चुंबकीय सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से जो है चुंबकीय विसंगतियां भी देखने को मिलती हैं हमारी धरातल के अंदर। तो ये सारे कुछ अप्रत्यक्ष साधन थे जिनके माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी हमारी पृथ्वी की आंतरिक जो है रासायनिक बनावट, उसकी संरचना के बारे में पता चलता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा जो टूल्स है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भूकंपीय गतिविधियाँ। इसके माध्यम से बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हुआ है। अब तक वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जो है तथ्य जानकारी प्राप्त की है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी बनावट कैसी है। तो अब भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप क्या है वास्तव में? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप शब्द से अगर इसके तात्पर्य की बात करें तो भूकंप का मतलब होता है भूमि का कंपन करना, हिलना। अब भूमि का कंपन करना या हिलना जो है ये कैसे जो है कौन सी गतिविधि से ऐसा होता है, कौन सी ऐसी आंतरिक शक्ति है, आंतरिक जो है बल है जिसके माध्यम से ये पृथ्वी हमारे कांपने लगती है। तो ऐसा जो है अन्वेषण से पता चला है कि पृथ्वी में के जो है आंतरिक चट्टानें जो हैं, जो धरातलीय चट्टानें हैं हमारे स्थलमंडल में, स्थलमंडल एक्चुअली क्या है, भूकंप हमारे स्थलमंडल पे ही आते हैं। स्थलमंडल क्या है कि सतह से लेकर के पृथ्वी की लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक की जो मोटी परत है वो क्या कहलाती है? स्थलमंडल। तो इस स्थलमंडल पे ही जो है भूकंप की घटनाएं संपन्न होती हैं ज़्यादातर। तो इस स्थलमंडल में क्या है कि जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें कुछ दरारें पाई जाती हैं जिनको भ्रंश कहा जाता है भूगोल की भाषा में। उन दरारों को, चट्टानी दरारों को, शैलीय दरारों को क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है। तो इन भ्रंशों में क्या होता है कि ये चट्टानें जो है एक दूसरे से दूर खिसकने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। चट्टानें एक दूसरे से दूर खिसकती हुई दिखाई देती हैं। तो और ऊपर से दबाव भी पड़ रहा है, ऊपर से चट्टानी पेटियों का दबाव भी पड़ रहा है और नीचे की जो भ्रंशित शैल हैं, चट्टानें हैं, वो एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। तो कुछ घर्षण उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी जो है खिसकने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। तो इसलिए वो जब खिसक जाती हैं तो वहाँ पर एक ऊर्जा मुक्त होती है, वहाँ पर क्या हो, एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी के रिलीज होने से ही जो है जो भूकंपीय तरंगों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर तरंगे उत्पन्न होंगी, जिस स्थान पे ऊर्जा मुक्त होगी, जहाँ से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो उस स्थान को कहा जाता है फोकस। हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने एक टॉर्च लिया हाथ में और उस टॉर्च को हमने जलाया तो हमारे मतलब रोशनी कहाँ से निकल रही? हमारे जो है हाथ में टॉर्च की जो बल्ब है वहाँ से निकल रही है। तो वो क्या हो गया? फोकस हो गया। या फिर उसको कहते हैं उद्गम केंद्र या फिर अवकेंद्र कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। तो इस तरीके से हाइपोसेंटर से, उद्गम केंद्र से या फिर फोकस से क्या होती है? वहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है और भूकंपीय तरंगों की वहाँ से उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट स्थान होता है उसके ऊपर, जहाँ से जिस केंद्र से मान लेते हैं ये पृथ्वी है जो है, और इस पृथ्वी के इस वाले स्थान से मान लेते हैं यहाँ से भूकंप जो है उद्गमित हुई, यहाँ से उसका जो स्रोत है। तो सबसे ऊपर जो इसके सबसे ऊपर यहाँ पर जो स्थान होगा, सबसे पहले यहाँ पर भूकंप की तरंग पहुँचेगी। यानी 90 डिग्री कोण पर सबसे ऊपर जो स्थान होगा जहाँ पर भूकंप की सबसे पहली तरंग पहुँचेगी उसको अधिकेंद्र कहते हैं या इपीसेंटर कहा जाता है। तो ये इपीसेंटर ये हो गया अधिकेंद्र, यानी अधिकेंद्र वो स्थान है जहाँ पर भूकंप की सबसे पहली तरंग पहुँचती है। तो वो सबसे पहली तरंग इसलिए पहुँचती है क्योंकि सबसे नज़दीक स्थान होता है उद्गम क्षेत्र के, ठीक है। तो इसलिए इसको इपीसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अब इसका मापन कैसे किया जाता है? मतलब भूकंपीय तरंगों का जो है पता कैसे चलता है कि किस प्रकार की तरंगें आ रही हैं? तो इसको सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा जो है इसका रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र कहते हैं, सीस्मोग्राफ यंत्र या भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। तो हमारे जो है कुछ इस प्रकार के यंत्र जो है आप पीछे चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार के सीस्मोग्राफ यंत्र होते हैं। इन यंत्रों की सहायता से जो है तरंगें आती हैं और कुछ जो है इस तरीके से वक्राकार जो है रेखाएं प्राप्त होती हैं।
तो पहली वक्राकार रेखा जो प्राप्त होती है वो P प्रकार की होती है, दूसरी S प्रकार की होती है और तीसरी L प्रकार की होती है। तो इस तरीके से इन तरंगों को यहाँ पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। किसके माध्यम से? भूकंप मापी यंत्र के माध्यम से या फिर सिस्मोग्राफ के माध्यम से। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूकंपीय तरंगों को वैसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक है भूगर्भिक तरंगे और दूसरी है सतहीय या धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगों को जो है फिर से विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, प्राइमरी या फिर प्राथमिक तरंगे और दूसरा सेकेंडरी या फिर गौड़ तरंगे। तो और धरातलीय तरंगों को, सतहीय तरंगों को एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम मोटा मोटी दोनों तरंगों को मिला करके जो है इनको हम कंबाइंड रूप से तीन तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स या धरातलीय सरफेस वेव्स या फिर सतहीय तरंगें। तो अगर हम इनकी बात करें दोनों के भूगर्भीय तरंगों की, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये भूगर्भ में कहीं इसकी उत्पत्ति होती होगी। जो हमने पहले बताया था कि चट्टानी दरारों से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो वहाँ से जो तरंगें निकलती हैं तो ये इसी प्रकार की तरंगें होती, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती है। सबसे पहले प्राइमरी तरंग निकलेगी, नाम ही प्राइमरी, और दूसरे नंबर पे सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं। तो ये वहाँ से निकलती हैं, दरारों के माध्यम से निकलती हैं, भ्रंश के माध्यम से निकलती हैं। और जो सतहीय तरंग है, जब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स चट्टानों के भ्रंशों के सहारे जब प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ जो है कुछ अनुक्रिया करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं, तो उसके फलस्वरूप वहाँ से एक नई तरंग उत्पन्न होती है जिसको सतहीय तरंग या धरातलीय तरंग कहते हैं। तो यानी मेन स्रोत से सिर्फ दो ही तरंगें निकलती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन जो सरफेस वेव्स है वो जो है इन दोनों तरंगों का जब चट्टानी सतहियों के सहारे जब प्रतिक्रिया स्वरूप जब जो है एक नई ऊर्जा मुक्त होती है तो उससे धरातलीय तरंग निकल कर चलती है। तो अगर इनके हम बात करें, इनके जो है चलने की, जो है इनके प्रवाह की आचरण की बात करें तो ये पदार्थ के घनत्व इनके प्रवाह को प्रभावित करती है। घनत्व में भिन्नता के कारण जो है तरंगों के प्रवाह में भी भिन्नता पाई जाती है। अधिक घनत्व में ये तरंगें बहुत तेज चलती हैं, यानी जितना अधिक ठोस घनत्व होगा उतनी तेज इनका संचरण गति होगी। और इसके साथ साथ में जो है परावर्तन और अपवर्तन के कारण ये तरंगें वक्राकार हो जाती हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि तरंगें किसी स्थान से टकरा करके और पुनः वापस लौट जाती हैं, तो उसको परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का मतलब होता है किसी स्थान पर तरंगें टकरा करके और इधर उधर अनेक दिशाओं में उनका प्रवाह हो जाता है, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो इसी कारण हमारी धरातल के नीचे तरंगें सीधी रेखा में न चल करके बल्कि वक्राकार चलती हैं। ठीक है। अब अगर प्राइमरी वेव्स की हम बात करें, प्राथमिक तरंगों की बात करें, तो प्राथमिक तरंगें जो है धरातल पर पहुंचने वाली, सतह पर पहुंचने वाली ये सबसे पहली तरंग होती हैं, क्योंकि इनकी गति जो होती है बहुत तेज होती है। इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग औसत गति इनकी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये तीनों माध्यमों से संचरण करती हैं, गैस, तरल और ठोस, तीनों माध्यमों से ये संचरण करती हैं। और इनका जो संचरण की जो प्रवृत्ति होती है वो ध्वनि तरंगों की भांति होती है। जिस प्रकार से ध्वनि तरंगें जो है संचरण करती हैं अनुदैर्ध्य रूप में, लॉन्गिट्यूडनल रूप में, इसी प्रकार से ये भी तरंगें संचरण करती हैं। मतलब कि इनके संचरण की और कणों के जो है प्रवाह की गति बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। जिस तरफ जो है तरंग जाती है उसी तरफ कणों का प्रवाह भी चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से सीधी रेखा में संचरण कण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी वेव्स की कुछ विशेषताएं। और सेकेंडरी वेव्स या गौड़ वेव्स की बात करें तो कुछ समय के अंतराल पर जो है दूसरी तरंग आती है, उसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, जो धरातल पर जो है पहुंचती है कुछ समय के अंतराल पर। तो ये कुछ समय के अंतराल पर क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि इनके संचरण की जो गति होती है वो पी तरंगों की अपेक्षा कम होती है। इनकी गति होती है लगभग औसत 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती हैं। और इसके अलावा ये जो है सिर्फ ठोस पदार्थ में ही जो है इनका संचरण होता है। ये तीनों प्रकार की अवस्थाओं में संचरण नहीं कर पाती हैं। सेकेंडरी वेव सिर्फ जो है ठोस सॉलिड मैटर में ही संचरण करती हैं। और इसके अलावा कणों, इनके कणों का जो संचरण होता है वो प्रकाश तरंगों की भांति होता है। जैसे प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ यानी कि जो है बिल्कुल तरंग और कणों की जो है समकोणीय दिशा में इनमें दोलन होता है। तो इस तरीके से इनका संचरण आप देख सकते हैं कि कण यहाँ पर
जो तरंग तो जा रही सीधे, लेकिन कण इनके कैसे दोलित होते हैं, दोलन होता है कणों में समकोण स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में, ट्रांसवर्ज स्थिति में जो है कणों का यहाँ पर दोलन होता है, जैसा कि प्रकाश तरंगों में होता है। तो इस तरीके से प्रकाश तरंगों की भांति इनका आचरण होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी तरंग है सतहीय तरंग या फिर धरातलीय तरंग, जिसको एल वेव्स कहते हैं, इसकी खोज लब महोदय ने, एक वैज्ञानिक थे लब, उन्हीं के नाम के पहले जो है अक्षर से एल से इसको एल तरंग कहा जाता है। तो ये धरातल की सतह के सहारे चलती हैं। अब सतह के सहारे चलती हैं तो इनकी गति तो वैसे बहुत कम होती है अन्य दोनों की अपेक्षा, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन सतह के सहारे इस तरीके से, ये पृथ्वी की सतह है, इसके सहारे कुछ इस तरीके से वक्राकार चलती हैं। तो एक वक्राकार चलने के कारण ये सतह पर बहुत विनाशकारी होती हैं। इसके कारण जो है चट्टानी विस्थापन होता है। हम लोग अध्ययन करेंगे छाया क्षेत्र, शैडो जोन। तो भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब होता है धरातल के ऐसे स्थान जहाँ पर सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन या अभिलेखन नहीं किया जाता है। तो वो कौन से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं किया जाता है। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट है जहाँ पर फोकस है, जिसको कहते हैं, जहाँ से भूकंप उद्गमित होता है। तो इस भूकंप के उद्गमित होने के बाद में जो है एस तरंगे और पी तरंगे ये दोनों चल रही हैं। ठीक है। और 105 डिग्री के क्षेत्र तक जहाँ से भी भूकंपीय तरंगे उद्गमित होंगी वहाँ से लेकर के 105 डिग्री की रेखा तक जो है 105 डिग्री के स्थान तक ये तरंगे पूरी तरीके से प्रवाहित होंगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सॉलिड मटेरियल है, यहाँ पर जो है ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरंगों की प्रवृत्ति हमने देखी थी, ये ठोस पदार्थों से प्रभावित होती हैं। तो और लेकिन 2900 किलोमीटर की गहराई पर आते ही ये तरंगे वहाँ से जो है विमुख हो जाती हैं, अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेती हैं, उधर उसको भेद नहीं पाती। 2900 किलोमीटर गहराई के आगे अब जो है रास्ता परिवर्तित करते चली जाती हैं। ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो 105 डिग्री से लेकर और दूसरी 105 डिग्री तक का क्षेत्र, ये तरंगों के लिए क्या कहलाता है, शैडो जोन, क्योंकि इस क्षेत्र में ये तरंगे नहीं जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन पी तरंगों की अगर बात करें तो आप पी तरंगों को देख सकते हैं किस तरीके से जो है आंतरिक पृथ्वी की जो कोर वाली जो है क्षेत्र है, कोर वाले क्षेत्र को ही भेदते हुए आगे निकल जाती हैं, क्योंकि वो तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो आंतरिक भाग है वहाँ पर कुछ जो है द्रवित अवस्था में भी पदार्थ पाए जाते हैं, गलित अवस्था में भी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। इस तरंगों के विमुख हो जाने से, वहाँ ना प्रवेश कर पाने की वजह से ये पता चलता है कि वहाँ पर कुछ जो है गैसीय मटेरियल भी हो सकते हैं, क्योंकि गैसों में संचरण ये तरंगे नहीं करती हैं। तो इस तरीके से वो जो है ये पृथ्वी पर छाया क्षेत्र होते हैं। और पी तरंगों की छाया क्षेत्र की अगर बात करें तो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री का जो क्षेत्र है वो किसका है, पी और एस दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पर एस तरंगे तो पहले से ही नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन पी तरंगे भी वहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। तो ये दोनों साइड के जो 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र हैं, ये क्या है, पी और एस दोनों के लिए, दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने छाया क्षेत्र को समझ लिया। अब भूकंप के प्रकार देखेंगे। भूकंप के प्रकार वैसे तो मुख्य रूप से विवर्तनिक भूकंप ही होते हैं, टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक ही होते हैं, जो कि भ्रंश तल के सहारे उत्पन्न होता है। और दूसरा होता है ज्वालामुखीय जन्य भूकंप होता है, ये भी जो है विवर्तनिक प्रकार का ही है, जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, पाए जाते हैं, तो उनके सहारे जो है अक्सर झटके ऐसे आते रहते हैं भूकंपी। और इसके अलावा एक नियात या फिर कोलैप्स भूकंप होता है, जहाँ कोलैप्स भूकंप ऐसे उत्पन्न होते हैं खनन वाले क्षेत्रों में, या फिर और इसके अलावा विस्फोट भूकंप होता है, मतलब विस्फोट भूकंप परमाणु जैसे विस्फोट किए जाते हैं, या फिर रासायनिक हथियारों का जो है विस्फोट किए जाते हैं। और इसके अलावा बांध जनित भूकंप होता है। बांध जनित भूकंप जो है बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं नदियों के सहारे, नदियों पर, तो उन बांधों के अचानक जो है टूट जाने से, जैसा कि महाराष्ट्र में कोयना वाले क्षेत्र में एक बार भूकंप आया था, तो इस प्रकार का ही भूकंप था, बांध जनित भूकंप था। ठीक है। और अगर इसकी तीव्रता की बात करें, भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं, तीव्रता यानी गहनता का मापन किया जाता है, तो इसके लिए 2 पैमाने हैं। एक है रिचर स्केल या रिक्टर पैमाना इसको बोलते हैं, जो कि 0 से लेकर के 10 के बीच की तीव्रता का मापन करता है। और दूसरा है मर्कैली महोदय थे, मर्कैली महोदय ने एक जो है नया पैमाना बनाया, तो वहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक की गहनता का मापन किया जाता है। अब भूकंप के प्रभाव की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूकंप के आने से सबसे पहले क्या होता है, भूमि हिलने लगती है। ठीक है। भूमि हिलने लगेगी, धरातलीय विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, पहाड़ों पर भूस्खलन होता है,
पंख स्खलन होता है, यानी कि जो है जो मलबा प्रवाह है वो होने लगता है, मृदा जो द्रवण होने लगता है यहाँ पर, और इसके अलावा धरातल के कुछ हिस्से जो है कुछ भाग झुक जाते हैं, और जो हिमानी वाले क्षेत्र है वहाँ पर हिमस्खलन होता है। तो ये सब कुछ इसके जो है स्थल रूपों में परिवर्तन दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर कुछ जो मानवीय क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ता है उसमें ये होता है धरातलीय विस्थापन हो जाता है, कि टूटने से बाढ़ आ जाती है और आग लगने की संभावना होती है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, भूकंप आने से तो आग लग सकती है। इसके अलावा इमारतें टूट जाती हैं, बहुत बड़े बड़ी संरचनाएं खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। वस्तुओं का गिरना, जैसे पंखा है गिर जाएगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो है गिर जाती हैं। और इसके अलावा एक इसका और प्रभाव होता है जो उससे सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी एक्चुअली क्या है कि एपिसेंटर अगर समुद्र में होता है तो वहाँ पर जो है समुद्री तरंगें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और ये तरंगें ऊंची उठी तरंगें जो है सतह पर आ करके इस जो है क्या करती हैं, बहुत विनाश लाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये पूरा हमने इस वीडियो खंड का ये जो टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या हमने सीखी, इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमने देखा प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, तरंगों के संचरण की प्रवृत्ति का अध्ययन किया, और इसके अलावा भूकंप छाया क्षेत्र पढ़ा, भूकंप के प्रकार और भूकंप मापन के तरीकों का अध्ययन किया, और इसके प्रभाव का हमने आकलन किया। ठीक है, तो ये तो हमने जो है इस खंड में इसका अध्ययन किया। अब यहाँ पर बारी आती है आप लोगों को कुछ प्रश्न करने हैं इससे रिलेटेड। अभी आप इसके बाद में आप अपना होमवर्क कीजिएगा, तो उसमें पहले 3 प्रश्न जो है हम दे रहे हैं 30 शब्दों वाले। तो ये पहला प्रश्न है आपका, भूकंप किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। और तीसरा प्रश्न है, भूकंप छाया क्षेत्र क्या है, चित्र से स्पष्ट करें। तो ये लगभग 30-35 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। और एक 150 शब्द वाला प्रश्न है, उसको आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण कीजिए। अब हम लोग आगे अगले वाले वीडियो खंड में जो चीज़ पढ़ेंगे उस बिंदु को हम बता देते हैं, आप लोग उस पर थोड़ा तैयारी करके आइए, तो आप ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की संरचना जो है, जो हमारा इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से या प्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त जानकारी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो उसका अध्ययन करेंगे वहाँ पर, जिसमें हम लोग 3 प्रकार की संरचनाओं पेटियों को देखेंगे, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड़, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित जो है कुछ स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें आंतरिक और बाह्य आकृतियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से इस खंड में बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।